क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं, हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार है? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले, चीजें डरावनी होने वाली है। पहली कहानी का नाम है मृत भाई की भूतिया कहानी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यश और कनक एक कैफे में मिले। कनक को देख यश उसे देखता रहा। कनक की वह मुस्कान यश को भा गई। वह उसका दीवाना हो गया था। अगले कई दिनों तक यश कनक को देखने के लिए उसी कॉफी शॉप में जाता रहा। एक दिन यश ने मन बना लिया और सीधे कनक के सामने बैठ गया। कनक ने कहा, हेलो। यश बोलता है, खाया। कनक बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम मशहूर हो और एक आईटी कंपनी में काम करती हो और पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे फॉलो भी कर रही हो। यश कहता है, तुम्हें कैसे पता चला ये सब? कनक कहती है, यही मेरा रहस्य है। खैर बैठो और कॉफी पियो। यश और कनक ने साथ में कॉफी पी और बातें की। यश की खुशी का ठिकाना न रहा। यश कहता है, कल कब मिलेंगे? कनक बोली, उसी समय। यश बोला, अपना नंबर तो देते रहो। कनक बोली, कल मिलो फिर दूंगी। अगले दिन कनक और यश समुद्र तट पर मिलते हैं। यश बोला, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। कनक बोली, कैसे हुआ, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। यश ये सोचकर खुश था कि कनक अभी उससे मिलने आई है। दोनों ने काफी समय साथ बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो कनक के मोबाइल का अलार्म बज उठा। कनक बोली, मुझे अभी जाना है। यश बोलता है, इतनी जल्दी? कनक बोली, हाँ, वो मेरे परिवार की बंदिश है, मेरा बड़ा भाई है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर कनक वहाँ से चली गई। अगले दिन वे दोनों कैफे में मिले और फिर शाम 6:30 बजे अलार्म बजा और कनक फिर चली गई। यश को यह बात बड़ी अजीब लगने लगी। इसके बाद जब यश और कनक पार्क में मिले और 6:30 बजे अलार्म बजा तो यश ने कनक को बताया। यश कहता है, अरे भाई से झूठ बोलो कि तुम अपने दोस्त की शादी में हो। कनक बोलती है, नहीं मैं नहीं कर सकती भैया, यहाँ आ जाऊंगी फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ये कहकर कनक वहाँ से भाग गई। कनक के जन्मदिन पर आधी रात को यश उसके घर गया। यश ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और कनक जैसी दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी। उसकी चाल लड़कों के कपड़ों में बदली हुई थी। यश ने लड़की को कनक समझ लिया और बोला। यश बोला, हैप्पी बर्थडे कनक। लड़की बोलती है, अरे मैं कनक नहीं हूँ। यश बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लड़की बोलती है, मैं कनक नहीं हूँ। यश बोलता है, ओके ओके मुझे गले लगाओ। यश कनक को गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की यश को जोर से थप्पड़ मार देती है। कन्या कहते हैं, कितनी बार कहूँ मैं कनक नहीं हूँ, मैं कनक नहीं हूँ, मैं इसकी भी बड़ी हूँ। कविराज उसके बदले हुए तेवर को देखकर यश हैरान रह गया। लड़की बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि सूर्य के अस्त होते ही मैं कनक के शरीर में उनके बड़े भाई कविराज का वास करता हूँ, इसलिए अच्छा है कि तुम कनक को भूलकर चले जाओ, चले जाओ। लड़की ने यश को धक्का देकर घर से निकाल दिया। उस रात यश कनक के घर के बाहर खड़ा सोच रहा था कि उसे क्या हुआ, क्या वह परेशान है? जिस लड़की से वे यह प्यार करता था उसके शरीर में भूत रहता है। अगली सुबह सूर्योदय के समय कनक रोती हुई उसके पास आई। यश कहता है, ये सब क्या है? कनक कहती है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। यश कनक के कमरे में बैठा था और कनक अपनी कहानी कहने लगी। बात उस समय की है जब मैं और मेरे बड़े भाई कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14 से 15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं घबरा गया था। भैया ने पीछे से मुझे डराने के लिए ऐसा किया और अचानक मैंने अपना आपा खो दिया, संतुलन और पहाड़ के नीचे गिर गया। उस दिन से रोज शाम को सूरज ढलते ही उसकी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करती है। मैं दिन में लड़की की तरह और रात में लड़के की तरह रहता हूँ, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। यश बोला, लेकिन इसका भी कोई अंत होना चाहिए। कनक बोलती है, अंत तो हो गया, लेकिन भैया मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। यश बोला, लेकिन क्या? कनक बोली, पूर्णिमा की रात मेरे शरीर में भाई की आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। उस रात हमें पुराने मंदिर में जाकर भाई की आत्मा को मुक्त कराना होगा। यश बोला, इतना मुश्किल नहीं लगता।
कनक कहती है प्रॉब्लम ये है कि भैया उस रात मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। यश कहता है इस बार मैं तुम्हें पुराने मंदिर में ले चलूंगा। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगे। यश ने एक पंडित जी से बात भी की थी। यश ने कहा क्या वह दुष्ट आत्मा कनक को मुझे यहाँ लाने देगी? पंडित बोले मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, ये भोलेनाथ की विभूति है। अघोरियों की तपस्या से ये साबित हो गया है कि इसके सामने बुरी शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। आप इसे अपने शरीर पर भी लगाए और उस कन्या के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश उसे लेने के लिए कनक के घर आया, लेकिन जैसे ही उसने कनक को छुआ किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। यश बोला कनक चलो चलो मेरे साथ। कनक बोली भैया बस इतनी सी बात है, नहीं जाने देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यश घर से बाहर चला गया और कुछ देर बाद विभूति को अपने शरीर पर लगाकर वापस आ गया। यश ने कनक के माथे पर विभूति भी लगाई। यश बोला मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कनक को गाड़ी में बिठाया और वह गाड़ी चलाने लगा। कनक को कार के शीशे से काली शक्ति दिखाई दे रही थी। कनक बोली भाई हमारा पीछा कर रहा है। यश कहता है चिंता मत करो, वे हमारा कुछ नहीं कर सकते। दोनों पुराने मंदिर में पहुँचे और पंडित जी ने दोनों को घेरा बनाकर बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे कि एक काली शक्ति वहाँ घूमने लगी। उस काली शक्ति ने रूप धारण कर लिया। काली शक्ति कहती है कनक तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? कनक कहता है नहीं भाई, रोते हुए बोली। पंडित बोले कनक इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता रहा और कविराज की आत्मा तड़पती रही और कनक रोती रही। अंत में पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन कनक अभी भी रो रही थी। यश ने उसकी देखभाल की। यश बोला तुम्हारा भाई अब वहाँ चला गया जहाँ उसे होना चाहिए था। उस दिन के बाद कविराज कभी कनक के शरीर में नहीं आया और फिर कनक और यश का विवाह हो गया और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी कहानी का नाम है मौत का रास्ता। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हम अपनी मंजिल तक जाने के लिए रास्ते का चुनाव करते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सफर तय करके जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। लेकिन क्या हो जब सफर कभी खत्म ही नहीं हो? क्या हो गए जब आपका सफर मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक लेकर जाता हो? हम भी ऐसे सफर पर निकले जो हमें मंजिल तक पहुंचने वाला था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये सड़क हमें मौत तक ले जाएगा और जिसका सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। विनय और उसके 7 दोस्त एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे थे। उन्हें न तो गरीबों की परवाह थी और न ही उनकी चिंता। वह जो चाहता था करता था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला था। लेकिन कभी कभी ऊंट पहाड़ से नीचे जरूर आ जाता था, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक रात विनय और उसके 7 दोस्त पास के एक गांव में गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे दफनाया गया था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा था कि आओ आराम से सोएं, हम तुम्हें आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उस बोर्ड को फेंका और फिर इन गुंडों का एक समूह जो जीवित लोगों की इज्जत नहीं करता है, मृतकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगा। कोई कब्र पर रखे फूल फेंकने लगा, कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, कोई कब्र पर रखा गया पत्थर फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का विचार आया। जब उसका मन इन गिरी हुई हरकतों से भर गया तो वे आगे बढ़ गया। अब तक जो होता था विनय और उसके दोस्तों ने किया था, लेकिन अब बारी किसी और की थी। सभी दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आगे कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें लगता है कि वे उसी रास्ते और उस कब्र पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। सामने बढ़ आ रहा है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त यार विनय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं? विनय कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, लगता है तुम समझ गए। 2 से 3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नजर अपनी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी में 7 बज रहे हैं और शाम के 7 बज नहीं सकते, यानी सुबह के 7 बज रहे हैं। और अब उन्हें सब समझ में आ गया है कि न तो ये रास्ता खत्म हो रहा है और न ही रात। वे थके हारे रास्ते पर चल रहे थे। तभी एक जादूगरनी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था। उसकी केवल एक लाल आंख दिखाई दे रही थी। इससे पहले ही वह डर कर भाग गई।
चुड़ैल कहती है, हमने तुमसे कहा था न कि हमें सोने मत देना। ये कहकर उसने अपने हाथ में रखा भाला सभी मित्रों की ओर फेंका और उनमें से एक की छाती में लगा और वे मर गया। 8 घर छोड़ चुके थे और अब सिर्फ 7 बचे हैं। जब वो वहाँ से भागने लगा तो सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर न तो कान था और न ही नाक, उसकी एक आंख और एक मुंह था। तभी पिशाच बोला, हमने कहा कि सो जाओ, कहा था। तभी पिशाच ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोस्तों पर गिर पड़े। इस सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब उनमें से केवल 4 ही बचे थे। चारों मित्र तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब थके हुए थे और पीने को पानी नहीं था और रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और न ही सफर खत्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त बोला, विनय, हमने इन लोगों को सोते समय परेशान करके अच्छा नहीं किया, ये हमसे बदला ले रहे हैं। विनय कहता है, हाँ, यहाँ तक तुम हर मूर्ख समझ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई उपाय बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन बर्बाद मत करो। इसी बीच उसने देखा कि सड़क में एक गड्ढा है और उसका एक दोस्त गड्ढे में गिर गया है। अब 3 मित्र रह गए थे। तभी उनमें से एक मित्र बोला। दोस्त कहता है, हम अपनी गलती क्यों नहीं सुधारते। हमने उन कब्रों के साथ जो कुछ भी किया है, अगर हम उसे ठीक कर ले तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये कहकर वे तीनों वापस उसी कब्र में चले गए और उसी कब्र पर फेंके गए फूलों को वापस रख दिया, वहाँ फेंके गए पत्थर को वापस रख दिया, कब्र पर रखी शराब की बोतल को हटा दिया और उस कब्र को भी साफ किया जिस पर उसने पेशाब किया था। वे ये सब कर ही रहे थे कि तभी एक चुड़ैल आसमान से उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त बोलता है, अब हम क्या करें विनय, हमने सब कुछ सुधार लिया है फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। विनय बोला, रुको, तुम्हें याद है पहले हमने बेह बोर्ड निकाला और फेंक दिया। दोस्त कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक करके वापस रख देते हैं। ये कहकर दोनों वापस बोर्ड लगाने लगे। तभी वही डायन और पिशाच उनके सामने आ गए और उनकी ओर बढ़ने लगे। ये देखो, वे दोनों उस पुरानी जगह पर तेज बोर्ड को गाड़ने लगे और इससे पहले कि डायन और वैम्पायर उनके सामने पहुंचे, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और डायन और वैम्पायर दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा और सुबह हो गई। बाकी दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोए हुए लोगों को फिर कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का और